हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करना शुरू किया है और मैंने आप लोगों को शिक्षा शास्त्र विषय में शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा दर्शन का अध्ययन कराना शुरू किया। हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा दर्शन में लगभग 16-17 क्लासेस जो है कर ली। दोनों विषयों में मैंने आप लोग को इन क्लासेस को अध्ययन कराया। मेरे द्वारा इन क्लासेस को शुरू करने का जो मेन मकसद है वो आप लोगों का एमए का सिलेबस, एमएड का सिलेबस, बीएड का सिलेबस और इसके साथ साथ यूजीसी नीट पेपर 2 का जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से कवर कराना है, जिससे क्या हो कि आप लोगों का परीक्षा में जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो बहुत आसानी से हल हो जाए और आप लोगों को अच्छे मार्क्स प्राप्त हो। आखिर हम लोगों ने इन क्लासेस को इसलिए शुरू किया है कि आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से देखिए, इसका नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि केवल देखकर इसको छोड़ दीजिए। मैं अभी आप लोगों के लिए जो क्लासेस ये करवा रहा हूँ इसमें काफ़ी दिनों के बाद फिर से उपस्थित हुआ हूँ। इसका कुछ कारण है, कुछ वजह है जिसकी वजह से आपकी जो क्लासेस है रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद सारी चीज़ें आप लोग की रेगुलर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग ये क्लासेस को देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और अपनी तैयारी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए एक्टिव हो जाइए। क्योंकि आप लोगों ने अभी पिछले 2-3 महीनों से पढ़ाई बंद करके रखी थी। बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहे थे। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा सर अभी छुट्टी चल रहा है, लेकिन अब जुलाई भी बीत गया है, अगस्त का महीना आ गया है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप लोग के सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द जल्द शुरू हो जाते हैं। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ाई करनी जरूरी है। ठीक है, हम लोगों ने देखिए अभी शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में विभिन्न प्रकार के अधिगम सिद्धांतों का अध्ययन करना शुरू किया है। अधिगम सिद्धांत देखिए कई प्रकार के होते हैं। व्यवहारवादी होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, मानवतावादी होते हैं। तो हम लोगों ने व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों में 3-4 सिद्धांतों का अध्ययन किया है, जिसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में पढ़ाया, फिर पावलोव के बारे में पढ़ाया, फिर स्किनर के पढ़ाया, फिर वाटसन का जो सिद्धांत है व्यवहारवादी अधिगम का उसको अध्ययन। आज की क्लास से हम लोगों को संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन करना है। और संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांतों की आज की ये क्लास जो है पहली क्लास है। और इस संज्ञानात्मक अधिगम की पहली क्लास में हम लोग वुल्फगैंग कहलर का जो सिद्धांत है, जिसको सूझ का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। और इस सिद्धांत के माध्यम से हम देखेंगे कि ये जो अधिगम का सिद्धांत है वो किस चीज़ के बारे में बताता है हमें, और इससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है, इसका हम अपने जीवन में अपने शिक्षण के दौरान किस प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। ये शिक्षा मनोविज्ञान की देखिए आपकी 17वीं क्लास है। और जैसा कि मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया कि ये क्लासेस जो है बीएड के लिए, एमएड के लिए, एमए के लिए और यूजीसी नेट पेपर 2 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाए। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल का एक ऐप्स यानी एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पर इसी नाम से उपलब्ध है। आप लोग उसको डाउनलोड करिए। उसमें बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं, बहुत कम वाजिब जो है प्राइस उसकी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को उसमें मुफ्त में प्रोवाइड की गई हैं, तो उन सारी चीज़ों का भी आप लोग लाभ उठाइए। बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके सिलेबस आप लोग के लिए दिए गए हैं, मॉक टेस्ट वगैरह उसमें उपलब्ध हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी उपयोग करते चलिए और अपने जो मित्र हैं, आपके सहपाठी हैं, उनको भी इनके बारे में बताइए। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे अपने जो दोस्त हैं, जो आपके सहपाठी हैं, उनको भी इसको शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो कि हमारा भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर इस चैनल पर आऊँ और आप लोगों को उसका लाभ मिले। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। हाँ देखिए, आज की क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है? वुल्फगैंग कहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, यानी वुल्फगैंग कहलर के द्वारा जो सूझ का सिद्धांत दिया गया है, जिसको अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहा जाता है, आहा सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसी सिद्धांत का हमको अध्ययन करना है। और यह सिद्धांत जो है एक शिक्षक के लिए, एक अच्छे टीचर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एक विद्यार्थी के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस सिद्धांत को इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। इसे आहा या अनुभव विज्ञान का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि बीएड, एमएड और सीटेट परीक्षार्थियों के लिए भी खास करके इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
देखिए, इनसाइट का मतलब क्या होता है कि हमारी सूझ, यानी हमारे दिमाग में जो अचानक किसी काम को करते समय सूझ आ जाती है, हमें समझ अचानक उत्पन्न हो जाती है कि हाँ, ये काम मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो यही चीज़ इसमें दिखाई गई, यानी ये चीज़ें क्या होती हैं, अचानक आती है। जब हम किसी काम को करते रहते हैं और अचानक हमारे दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है, कोई सूझ आ जाती है और हम उसी के आधार पर उस काम को करते हैं। इंसाइट एंड प्रॉब्लम सॉल्व। तो इंसाइट देखिए कैसे उत्पन्न होती है, जब हम किसी समस्या को देखते हैं, यानी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होता है, कोई समस्या होती है और हम उस प्रॉब्लम और समस्या को संपूर्ण स्थिति की जांच करते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम क्या है, हम इस प्रॉब्लम में क्या कर सकते हैं। ये सिचुएशन होती है और ये सिचुएशन जब आती है तो उस पर हम अपनी समझ और बुद्धि का प्रयोग करते हैं, यानी हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसका भी प्रयोग करते हैं। और इन सब का जब प्रयोग हम करते हैं तो हमको अचानक एक समाधान मिल जाता है, यानी हमको उसका कोई सॉल्यूशन दिखता है कि हाँ, ये चीज़ को हमें ऐसे करना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़ाई के दौरान जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चाहे मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो जब आप उस प्रॉब्लम को देखते हैं तो शुरू में वो प्रॉब्लम आपको कठिन लगता है, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से पहले संपूर्ण स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, पूछने का क्या प्रयास। जब ये सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से अवलोकन कर लेते हैं, तब आप अपनी बुद्धि का और अपनी सूझ का प्रयोग करते हैं। और जब उसका प्रयोग करने के बाद जब आप उस सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यही चीज इस सिद्धांत में बताया गया है। यानी अंतर्दृष्टि वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समस्या की संपूर्ण स्थिति को समझकर, ऐसा नहीं है कि समस्या को समझना नहीं, समस्या की संपूर्ण स्थिति को समझने के बाद तब जाके इसका हमको सॉल्यूशन जो है मिलता है। अचानक देखिए क्या होता है, समाधान प्राप्त हो जाता है और यही जो समाधान प्राप्त होना है, इसको गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थ्योरी के आधार पर जो है प्रमाणित किया गया है और यह समग्रता सिद्धांत के नाम से भी जाना। जैसे देखिए एक उदाहरण दिया गया है कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि एक कोई छात्र है, वो गणित का प्रश्न लंबे समय तक हल कर रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर अपना दिमाग लगाता है, अपनी सूझ का प्रयोग करता है और क्या होता है कि अचानक वह हल उसको समझ में आ जाता है और यही क्या कहलाती है, अंतर्दृष्टि। तो अचानक ये समझ में कैसे आ गया, क्योंकि उसने अपने पहले के अनुभवों का प्रयोग किया, पहले उसने जो कोई काम किया था, जो सवाल हल किया था, तो उसके तौर तरीके उसके दिमाग में थे लेकिन वो उसको भूल गया था या वो चीज़ें उसके दिमाग में नहीं आ रही थी, लेकिन बार बार करते करते उस चीज़ को उसके दिमाग में आ गई और फिर उसके बाद उसने उसको सॉल्यूशन ढूंढ लिया। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का मतलब इंग्लिश में इनसाइट कहा जाता है। अब देखिए ये दो सिद्धांतों की यहाँ तुलना करके बताया गया आप लोग को कि एक थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था जिसको प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर देखिए कर्व के रूप में, वक्र के रूप में इसको समझाया गया। और ये सिद्धांत अभी जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कोहलर के द्वारा दिया गया है, इसको अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसको अंतर्दृष्टि वक्र के रूप में देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि एक तरफ हम लोगों ने दिखा दिया, ग्राफ है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा, तो इन सारी चीजों को ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। तो एक देखिए एक एक्सिस पे क्या हो गया, यहाँ की सीखना और सफलता, और यहाँ क्या है, समय के साथ प्रदर्शन। यानी जब हम किसी चीज को सीखते हैं या किसी चीज का प्रदर्शन करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, तो उसमें हमारा जो प्रदर्शन है, जो हमारा सीखना है, जो हमारी सफलता है, वो समय के साथ किस तरीके से होती है या किस तरीके से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने क्या बताया कि हम बार बार किसी चीज को करते हैं, प्रयास करते हैं तो हमें सफलता मिल जाती है, फिर हम बार बार प्रयास करते हैं, फिर सफलता मिल जाती है। ऐसे बार बार प्रयास करने पर उन्होंने क्या कहा कि हो सकता है कभी हमें सफलता ना मिले, लेकिन हम किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद उसमें आने वाली त्रुटियां जो है उसको हम दूर करेंगे तो हमको सफलता मिल जाए। तो इसीलिए देखेंगे ये जो इनका ये वक्र बन रहा है सिद्धांत का, जिग जैग फॉर्म में बन रहा है। तो ये सिद्धांत क्या बताता था, आप लोगों ने पढ़ा है। इसमें कहा जाता है कि किसी काम को करने के लिए, किसी चीज़ को सीखने के लिए हमें बार बार
प्रयास करने चाहिए, और उस बार बार के प्रयास के दौरान हमारे मार्ग में आने वाली जो अड़चने हैं, जो समस्याएं हैं, अगर हम उनको दूर कर दें, उनको समझ के दोबारा उसको ना करें, तो हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, ये क्या कहता है कि समस्या का समाधान या अंतर्दृष्टि वो कैसे होता है, समय के साथ क्या होता है, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हम उसको नहीं कर पाते हैं, तो यानी समय के साथ साथ ये कार्य चलता रहता है। लेकिन अचानक जब हम अपने दिमाग का, अपने बुद्धि का, सूझ का प्रयोग करते हैं, तो हमको क्या होता है, उसका अचानक समाधान मिल जाता है। यानी यहाँ पर देखिए क्या है कि बार बार प्रयास और त्रुटि की, यहाँ क्या हो रहा है कि समय के साथ हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, लेकिन अचानक हमारे दिमाग में सूझ आ जाती है, समझ आ जाती है, तो हम उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों सिद्धांतों में देखिए ये अंतर क्या है, यहाँ पर ये बार बार इस तरीके से किया जा रहा है और इसमें किसी सूझ का, किसी बुद्धि का, किसी समझ का प्रयोग नहीं किया, बस उस काम को बार बार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर काम को करने के दौरान जब सफलता नहीं मिलती है, समस्या आती है, तो उस समग्र स्थिति का अवलोकन करने के बाद अपनी सूझ का, बुद्धि का प्रयोग किया जाता है और इससे क्या होता है, समाधान मिल जाता है। तो देखिए यहाँ क्या किया गया कि अधिगम केवल बार बार की गई गलतियों का परिणाम नहीं, यानी इससे प्रमाणित होता है कि अधिगम यानी सीखना जो है बार बार की गई गलतियों के परिणाम के रूप में नहीं होता है, बल्कि यह कैसे होता है, समय की संरचना को समझने का अचानक परिणाम। यानी समय के साथ आप जो कार्य कर रहे हो वो उसके अनुसार समझ के करना होगा। यानी आप कोई काम कर रहे हो तो वो अचानक हल नहीं, आपको पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और फिर उसी के अनुसार आप क्या करेंगे, अपने बुद्धि का, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस का प्रयोग करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन आपको अचानक मिल जाएगा। अब जैसे देखिए ये प्रयास और त्रुटि सिद्धांत जो हम लोगों ने पढ़ा था थॉर्नडाइक का, तो इसमें जो सीखने की जो गति थी वो कैसे थी, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत में धीरे धीरे, ग्रेजुअल थी, यानी धीरे धीरे कोई बच्चा सीखता है। और इसमें देखिए अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में क्या हो जाता है, ये चीजें अचानक होती है, यानी प्रॉब्लम जो है अचानक हल हो जाता है। इसमें बुद्धि की भूमिका क्या होती है, निम्न स्तर के, मैंने अभी बताया कि इसमें बुद्धि का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं किया जाता, केवल बार बार प्रयास किया जाता है। यहाँ पर बुद्धि का उच्च स्तर का होता है और पूर्व अनुभवों का, यानी पुराने कार्य करने के जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंस है, उसका भी यहाँ पर प्रयोग होता है। यहाँ जो दृष्टिकोण होता है, फोकस होता है, किस प्रकार का होता है, यहाँ पर हिस्सों पर ध्यान दिया जाता है, यानी छोटे छोटे हिस्सों पर ध्यान दिया जाता है और छोटे छोटे हिस्सों को प्रयास कर करके प्राप्त किया जाता है। जैसे आप किसी किताब को पढ़ते हैं, आपको टीचर्स के द्वारा उसके हर पार्ट को याद करने के लिए दिया गया, लर्न करने के लिए दिया गया, तो आपने क्या किया कि 2 क्वेश्चंस सुबह याद कर लिए, 2 क्वेश्चंस दोपहर में याद कर लिए, 2 क्वेश्चंस शाम को याद कर लिए। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा कर करके, प्रयास कर करके आपने क्वेश्चन याद कर लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कोई स्टूडेंट है तो वो पूरे पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेगा, उसके बाद वो उसकी समझ विकसित करेगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और उसके बाद फिर वो उस चैप्टर से पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से अचानक देने में योग्य हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। तो यही चीज क्या है यहाँ पर, समग्र अधिगम, यानी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजों को बार बार रटा जा रहा है, बार बार हो गया, लेकिन यहाँ उसको अच्छे तरीके से अवलोकन कर लिया जा रहा है कि इस चैप्टर में बताया क्या जा रहा है, ये चैप्टर लिखा किस लिए गया है, तो वो सब चीजों को अच्छे से समझ लेता है, फिर उसके बाद वो आसानी से उसको बताने में सक्षम है। यहाँ जो ज्ञान की प्रकृति होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, वो क्या होती है, अस्थायी होती है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे किया जाता है। इसमें होता है सफलता मिल भी जाती है, लेकिन फिर बाद में उस चीज को वो नहीं कर पाता है, यानी अचानक उसने प्रयास किया, किसी चीज को हल कर लिया, लेकिन हो सकता है कि अगली बार प्रयास करने पर वो चीज ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यह स्थायी और सार्थक होती है, यानी वहां पर जब इस प्रकार से सफलता मिलती है, बुद्धि का प्रयोग करने से, अनुभवों का प्रयोग करने से, तो ये सफलता अस्थायी होती है और पॉजिटिव होती है, सार्थक होती है। यहाँ पर देखिए जो ये वोल्फगैंग कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक ने अपना ये जो प्रयोग किया था, तो ये प्रयोग इन्होंने एक चिंपैंजी के ऊपर किया था और वो चिंपैंजी देखिए
कहाँ पर था, इन्होंने टेनेरिफ द्वीप पर यह प्रयोग किया था। यानी शोधकर्ता कौन है, वोल्फगैंग कहलर। इन्होंने स्थान कौन सा चुना था, टेनेरिफ द्वीप, यानी एक टेनेरिफ नामक आइलैंड था, वहीं पर इन्होंने प्रयोग किया था। इसका मुख्य विषय इन्होंने क्या रखा था, सुल्तान नामक चिंपैंजी, यानी इन्होंने एक चिंपैंजी को लिया था। और देखिए यहाँ पर आपको केला दिख रहा है, तो इन्होंने इस चिंपैंजी के ऊपर इसका प्रयोग किया था। केले को उससे दूर रखा था, काफी ऊंचाई पर रखा था, और उस केले को ये देखना चाहते हैं कि ये चिंपैंजी कैसे प्राप्त करता है। उसमें उन्होंने किसी भी प्रकार का हिंट वगैरह उसको नहीं दिया था, बस केले को प्राप्त करने के सारे संसाधन उन्होंने वहां पर मौजूद रखे थे, और उनको ये जांचना था कि वो सारे संसाधनों का प्रयोग करके उसको प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जिसका सॉल्यूशन हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हम अपनी सूझ का, अपनी बुद्धि का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। और जो स्टूडेंट, जो व्यक्ति उस सिचुएशन को अच्छे तरीके से भांप लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर उसका सॉल्यूशन वो आसानी से ढूंढ लेते हैं। तो यही चीज यहाँ पर इन्होंने प्रयोग करके जानने का प्रयास किया। यहाँ इन्होंने कहा, क्या जानवर भी रटने या गलती करने के बजाय बुद्धि और समझ का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इन्होंने कहा कि क्या इंसान के पास तो बुद्धि होती है, समझ होती है, लेकिन इन्होंने सोचा कि जानवर के ऊपर प्रयोग करके देखते हैं कि क्या जानवर भी अपनी बुद्धि और समझ का प्रयोग करते हैं, क्या ये लोग भी इंसानों के जैसे केवल रट कर काम करते हैं या बार बार ऐसे गलतियां करते हुए, ऐसे नहीं। तो इन्होंने इस चीज को प्रमाणित करा, और इसके लिए इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया। एक्सपेरिमेंट में आप लोग देखे होंगे कि आपकी किताबों में 2 एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं कि चिंपैंजी को केले बांध दिए गए छत पर और उसको प्राप्त करना था, और दूसरे प्रयोग में आप देखेंगे कि केला जो है एक पिंजरे के बाहर रखा गया और उसको प्राप्त करना था। तो दोनों को प्राप्त करने के साधन उस पिंजरे में मौजूद थे। अब वो देखना चाहते थे कि वो इसको कैसे प्राप्त करता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर समस्या के रूप में किस चीज को दिखाया गया, प्रॉब्लम के रूप में केला, यानी केला प्राप्त करना चिंपैंजी के लिए क्या थी, एक समस्या थी। जैसे किसी को जीवन में सफलता प्राप्त करना, अच्छे मार्क्स लाना, किसी चीज को सीखना, वो क्या होती है, उसके लिए एक समस्या के रूप में। तो केला पिंजरे के बाहर था और पास में 2 छोटे छोटे डंडे रखे हुए, यानी उस डंडों से उस केले को प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसको कोई बताने वाला नहीं था कि इस डंडे का प्रयोग करके केला पा सकते हो, उसको अपने दिमाग का प्रयोग करना। यहाँ पर देखिए क्या किया गया, अवलोकन किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया। ऑब्जर्वेशन कौन करेगा, वही चिंपैंजी सुल्तान करेगा। कैसे करेगा कि समग्र स्थिति का वो मूल्यांकन करेगा, अपने आसपास देखेगा, अगल बगल देखेगा कि इस केले को प्राप्त करने के लिए मैं क्या चीज का प्रयोग कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं। और फिर वो क्या करता है, अपनी अंतर्दृष्टि का, अपनी सूझ का, अपनी बुद्धि का, अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है, और अचानक उसके दिमाग में सूझ उत्पन्न होती है, और वो क्या करता है, दोनों डंडों को जोड़ देता है एक दूसरे में। यानी दोनों डंडे इस तरीके से बनाए गए थे कि वो जुड़ सकते हैं, और फिर जैसे ही वो जोड़ लेता है उनको, और क्या कर लेता है, अपने लक्ष्य को, यानी जो चीज उसके लिए समस्या थी, अब वो क्या हो गया, उसको प्राप्त हो गया, और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जिससे उसको केला मिल जाता है। यानी लंबा डंडा बनाकर केला को अपने तरफ खींच लेता है। तो इस सिद्धांत से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमको संपूर्ण स्थिति का अवलोकन करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार से क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय आप बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे, उनके अंदर ये चीज़ें डेवलप करेंगे कि किसी भी सवाल को, किसी भी प्रश्न को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आप अपने सूझ का प्रयोग करिए, अपने पुराने अनुभवों के, यानी पिछली क्लास में, पिछली चैप्टर में आपको किस तरीके से बताया गया है, किस तरीके से समझाया गया है, उसका प्रयोग करिए। उसका प्रयोग यदि आप करेंगे तो आपको उसका सलूशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज उन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से प्रमाणित की थी। दूसरा देखिए प्रयोग क्या था, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर भी केले ही रखे गए, और केले कहाँ रखे गए, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर। देखिए, और ऊंचाई पर इसलिए रखे गए कि वो आसानी से उसको प्राप्त न कर, लेकिन उसको प्राप्त करने के जो संसाधन थे वही मौजूद थे। वो संसाधन क्या थे,
छोटे छोटे बक्से रखे गए थे और बक्से दूर दूर रखे गए थे। अब इनको क्या करना था, देखना था कि ये इस बक्से के प्रयोग के द्वारा कैसे केले को प्राप्त कर पा रहा है। और बाद में वो देखते हैं कि चिंपैंजी के दिमाग में सूझ उत्पन्न होती है, अचानक उसको समझ आती है और समझ के आधार पर क्या करता है कि हर बक्से को एक के ऊपर एक रख देता है और उस पर चढ़ के फिर उस केले को पाए। लेकिन पहले वो क्या करता है, पहले बार बार उछलता है, कूदता है, एक बक्से पे चढ़ता है, उस बक्से पे चढ़ता नहीं पाता है, तो बाद में सभी को एक साथ जोड़ के और उस पर चढ़ के उसको प्राप्त कर लेते। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी चुनौती क्या थी कि केला छत से लटका था, आसानी से उसको नहीं मिल रहा था। उसने प्रयास किया, यानी पहले वो उछला, असफल प्रयास हो गया उसको। देखिए, हमारे सामने जो समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहते हैं, हम उसको प्रयास करते हैं। उसके लिए जो है कई तरीके के जो है अब तरीके अपनाते हैं, लेकिन हम जब नहीं उसमें पाते तो हम उसको छोड़ देते हैं, हम अपनी सूझ का, बुद्धि का प्रयोग नहीं करें। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अचानक देखिए क्या हुआ, इसके दिमाग में सूझ उत्पन्न कैसे होगी, जब आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे, उसका अवलोकन करोगे, तब आपके दिमाग में सूझ उत्पन्न होगी और आपके जो पूर्व अनुभव हैं वो भी काम करना शुरू करेंगे। तो अचानक देखिए वो क्या करता है, बक्सों को एक दूसरे पर रख कर ऊपर चढ़ जाता है और केले को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है दो प्रयोगों के माध्यम से इन्होंने समझाया। तो यह दर्शाता है कि सुल्तान ने समस्या की संपूर्ण संरचना यानी होल स्ट्रक्चर को पहले समझा, यानी संपूर्ण सिचुएशन को, संपूर्ण स्थिति को समझ के फिर इसने कार्य किया और सफलता प्राप्त किया। यानी ये सिद्धांत देखिए क्या बताता है कि कोई भी सफलता जो है केवल अनर्गल रूप से प्रयास करने से नहीं मिलती है, बल्कि उसमें बुद्धि और दिमाग का भी प्रयोग करना जरूरी है। तो देखिए इन अंतर्दृष्टि अधिगम जो सिद्धांत है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है कि विशेषता जैसे क्या है कि पहला है यह बुद्धि पर आधारित, यानी इसमें बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए। समग्र स्थिति की समझ विकसित होनी, यानी जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको अच्छे तरीके से पहले समझना होगा। फिर उद्देश्य पूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा, जैसे तैसे नहीं, उसके लिए अच्छे तरीके से कार्य करना पड़ेगा। व्यवहार जो है, जो प्रयास है, वो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, लक्ष्य आधारित होना चाहिए कि हाँ मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, मनमानी तरीके से नहीं, आधे मन से नहीं। फिर क्या हो जाएगा कि इससे अस्थाई अधिगम होता है, यानी इस प्रकार से किया गया अधिगम जो है अस्थाई होता है, यानी इस तरीके से प्राप्त की गई जो चीजें होती हैं वो अस्थाई होती है। यानी एक बार उस तरीके से अगर किसी ने किसी चीज को प्राप्त कर लिया तो वो उसके दिमाग में स्थायी हो जाएगी और उस चीज को वो हमेशा उसी तरीके से प्राप्त करेगा। तो यह उच्च स्तरीय सोच का विकास करने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। किसी के अंदर उच्च स्तरीय सोच का विकास करना है तो इस तरीके से उसको कार्य करना होगा, तब जाके उसके अंदर उच्च स्तरीय सोच का विकास हो। और इसमें समाधान कैसे मिलता है, अचानक मिलता है, यानी आप जब किसी कार्य को करोगे सूझ अचानक उत्पन्न होगी और आपको समाधान मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें बुद्धि का प्रयोग बहुत जरूरी है। आप देखिए इसको और भी अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि पहले क्या था कि उसने इन चीज़ों को हिस्सों में देखा, यानी छोटे छोटे पार्ट में देखा, जिससे उसको कोई सफलता नहीं मिली। यानी केला अलग, डंडे अलग, बक्से अलग, पिंजरे अलग, यानी सब अलग अलग हैं। तो अलग अलग हिस्सों में देखने पर, प्रयास करने पर कोई सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ जब हर चीज को समग्र रूप में देखेंगे, गेस्टाल्ट थ्योरी को समग्र सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, यानी समग्रतावादी सिद्धांत। यह किसी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर नहीं देखती, बल्कि संपूर्ण रूप में देखती है। तो यहाँ देखिए क्या किया गया, बक्से को जोड़े गए, बक्से के ऊपर चढ़कर डंडे से इस केले को प्राप्त कर लिया गया। तो व्यक्ति क्या है कि समस्या को पूरे रूप में समझकर सीखता है, टुकड़ों में नहीं। ये सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति को किसी समस्या का हल प्राप्त करना है तो वो उस समस्या को संपूर्ण रूप में जोड़कर एक साथ देखने पर उसका हल प्राप्त होगा, टुकड़े टुकड़ों में देखने पर नहीं। इसके बाद फिर देखिए यह सिद्धांत क्या करता है कि रटने पर बल, यानी गणित के सूत्र रटाना दूसरी चीज हो गई, यानी बार बार किसी बच्चे को गणित का सूत्र आप रटा रहे हो। और दूसरी तरफ क्या है कि समझ पर बल, यानी सूत्रों का तर्क समझना। दोनों में काफी अंतर है। जब किसी स्टूडेंट को बिना तर्क समझे, बिना कुछ जाने खाली सूत्र रटाए जाए
तो हो सकता है कि वो उन सूत्रों का प्रयोग आने वाले भविष्य में ना कर पाए। लेकिन इस सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि सूत्रों को तर्क के आधार पर, समझ के आधार पर प्रयोग करना चाहिए, सीखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जीवन में भविष्य में उनको अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते। तो छात्र को विषय की समझ कराई जाए, केवल याद न कराए। यानी यह कहता है कि किसी भी स्टूडेंट को किसी चीज को बार बार डरा के, धमका के रटाया ना जाए, बल्कि उसकी क्या की जाए, उसको समझ उत्पन्न कराया जाए, उसको समझाया जाए अच्छे से। जब वो अच्छे से समझ जाएगा, सीख जाएगा, तो उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इससे देखिए क्या होता है, समस्या समाधान कौशल विकसित होता है। यानी इसका प्रयोग विज्ञान में कराकर नियम खोजने में सहायता मिलती है। यह बाल केंद्रित शिक्षण का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। यानी शिक्षक केंद्रित नहीं, छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित। यानी यहाँ पर शिक्षक जो है मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और छात्र स्वयं समाधान खोजता है। इस तरीके का ये सिद्धांत है, और इस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस कराने से उनके अंदर सूझ का विकास बहुत बेहतर तरीके से होता है। सारी चीज़ें टीचर ही सॉल्व ना कर दे, उनको सिचुएशन दे प्रदान करे, उनको सारे जो है उपाय प्रदान करे, और वो देखे कि बच्चे उसको कैसे कर रहे हैं। इसमें खोज विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी डिस्कशन, चर्चा, प्रश्नोत्तर और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी या गतिविधि आधारित टीचिंग की जरूरत पड़ती है। और इससे क्या होता है, रचनात्मकता विकसित होती है। यानी क्रिएटिविटी डेवलप होती है किसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर। छात्र स्वयं सोचेगा, यानी चित्रकला या विज्ञान का मॉडल बनाएगा। यानी जब वो खुद से सोच कर चीज़ों को करेगा तो उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो जाएगी, और वो चीज़ें उसके लिए अस्थायी होंगी, और वो अपने जीवन में उसका अच्छे तरीके से बार बार प्रयोग करने में सक्षम होगा। अब देखिए, पिंजरे से कक्षा तक एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में कैसे सिद्धांत आपको समझाया गया, दिखाया गया। यहाँ पर जैसे देखिए गया, सुल्तान था, कहाँ पर था, पिंजरे में था। यानी यहाँ पे तुलनात्मक किया जा रहा है कि पिंजरे से कक्षा का कैसे आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे देखिए क्या हो गया कि एक स्टूडेंट है वो क्लासरूम में, यहाँ पर चिंपैंजी सुल्तान कहाँ था, पिंजरे में था, और यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लासरूम में है। दूर रखा केला उसको दिखाई दिया, यानी उसके पास नहीं रखा गया केले को, दूर रखा गया। वही चीज स्टूडेंट के रूप लिए देखिए, जटिल विज्ञान का प्रश्न देखा, यानी स्टूडेंट को एक जटिल विज्ञान का प्रश्न दिया गया। इसने क्या किया, डंडों और बक्सों का अवलोकन किया। यानी उसके पिंजरे में जो डंडे और बक्से रखे गए थे उसने उसको ऑब्जर्व किया, अच्छे तरीके से अवलोकन किया। वहीं एक स्टूडेंट क्या करेगा, अपने पूर्व ज्ञान और सूत्रों का अवलोकन करेगा। यानी उसको पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में जो चीज़ें सिखाई गई, जो चीज़ें बताई गई, वो उसको क्या करेगा, अवलोकन करेगा। और फिर क्या करेगा, यहाँ पर चिंपैंजी क्या किया, झंडे को जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद उसको क्या मिल गई, सफलता मिल गई। उसी प्रकार ये स्टूडेंट क्या करेगा कि पुराने ज्ञान का, अनुभवों का प्रयोग करके तर्क बनाएगा, और तर्क के आधार पर बुद्धि का विकास करेगा, बुद्धि का प्रयोग करेगा, और फिर उसको क्या हो जाएगी, सफलता मिल जाएगी। यानी यही चीज एक स्टूडेंट से जोड़कर दिखाई गई। अब देखिए, कोहलर का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, ये क्या बताता है, यह सिद्ध करता है कि अधिगम केवल अभ्यास या रटने से नहीं, बल्कि समझ, बुद्धि और अनुभव से होता है। यानी ये सिद्धांत जो है अगर देखा जाए तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि किसी काम को सीखने के लिए हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये सिद्धांत क्या कहता है कि हमको प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन उस प्रयास में हमको अपनी बुद्धि का, तर्क का, सूझ का, अनुभव का भी प्रयोग करना चाहिए। लेकिन थॉर्नडाइक ने ये बातें नहीं बताई, उन्होंने केवल बार बार प्रयास करने की बात की। और यहाँ इन्होंने क्या कहा कि प्रयास के दौरान हमको अपनी समझ, बुद्धि, अनुभव, पूर्व ज्ञान, सब चीज़ों का प्रयोग करना, तब जाके हमको सफलता मिलेगी। तो इससे देखिए क्या पता चलता है कि अस्थायी ज्ञान जो है वो अंतर्दृष्टि से प्राप्त ज्ञान अधिक समय तक याद रहता है, जैसे मानचित्र स्वयं बनाकर सीखना। यानी इनका कहना है कि जो ज्ञान हम अपनी अंतर्दृष्टि का, सूझ का, इंसाइट का प्रयोग करके करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो हमारे दिमाग में
बहुत लंबे समय तक अस्थायी रूप में बना रहता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको मैप की प्रैक्टिस करनी है, तो अगर वो अपने हाथ से मैप बनाकर और वहाँ पर चीज़ों को दर्शाएगा तो वो उसके लिए अस्थायी होगा और वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से कर पाएगा, कभी भूलेगा नहीं। तो आधुनिक शिक्षा में देखिए क्या है कि आधुनिक शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षण के रूप में यह जो शिक्षण का सिद्धांत है मूल आधार के रूप में कार्य करता है। तो ये सिद्धांत जो है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में जो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन है, आज की नई एजुकेशन पॉलिसी में भी इसी की बात कही गई है कि जो आज की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए बल्कि स्टूडेंट सेंटर्ड होनी, यानी बालक केंद्रित होनी, यानी बालक के ऊपर सारी शिक्षा व्यवस्था डिपेंड होनी चाहिए। बालक को हर चीज़ सिखानी है, हर चीज़ टीचर ही खुद न कर दे बल्कि बच्चों को भी करने के लिए मौका दे, उनको समय दे, उनको सोचने समझने का अवसर दे, तब जाके उनके अंदर तर्क शक्ति का, बुद्धि का अच्छे तरीके से विकास। इसीलिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है, विभिन्न प्रकार के क्रिएटिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इन सारी चीज़ों पर इस समय की शिक्षा व्यवस्था में फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए और मैंने आप लोगों को जो कोहलर के द्वारा दिया गया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, इसका अध्ययन कराया और यह एक संज्ञानात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और यह संज्ञानात्मक सिद्धांत का बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण के रूप में जो है प्रयोग करके दिखाता है कि कैसे संज्ञानात्मक सिद्धांत को आप समझ सकते हैं, अपने एग्जाम में इसका उत्तर लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसको पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से समझ में आ गई और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, कोई समस्या लगती है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट के माध्यम से आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसके बाद जो है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के और जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और इसी तरीके से हम लोग इन क्लासेस को आगे लेते हुए चलेंगे। मेरा जो मेन पर्पज़ है, मेन मकसद है इन क्लासेस को कराने का कि आपका पूरा सिलेबस जो है लगभग 1 साल के अंदर कंप्लीट करा देना है, जिससे क्या हो कि आपको इन सिलेबस में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे जाए तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप लोग मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखे, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।